मित्रों, ईपीजी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौबे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी का अध्यापक हूं। आज हम लोग दलित साहित्य पर बातचीत करेंगे और उसमें दलित साहित्य की भाषा जो है उसको पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। मित्रों, आप जैसा कि जानते हैं कि दलित साहित्य की भाषा जो है एक अलग तरह का विषय है, इकाई है। और इस इकाई को पढ़ने के बाद या इस इकाई का अध्ययन के बाद आप कम से कम 3 चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला, दलित साहित्य की भाषा के बारे में दलित साहित्यकारों के जो मत हैं उसको आप जान पाएंगे। इसके साथ ही दलित साहित्य की जो भाषिक विशेषताएं हैं उसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तीसरा, दलित साहित्य की भाषा संबंधी जो धारणाएं हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि दलित साहित्य हिंदी का एक नया साहित्य है और ख़ास तौर से 1990 के बाद जिस तरह से भारतीय समाज में या भारत में साहित्य की दुनिया का विस्तार हुआ, उसमें दलित साहित्य ने अपने पाठ के जरिए और अपने अनुभव के जरिए हिंदी पाठकों और यहाँ तक कि भारतीय पाठकों या फिर पूरे विश्व के पाठकों के सामने एक नया पाठ रखा। और उस पाठ में जो अनुभव और विचार थे वो बिल्कुल अलग तरह के थे। और इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम दलित साहित्य ने साहित्य की दुनिया से जो लोग धीरे धीरे कटते जा रहे थे उनको अपनी तरफ आकर्षित किया, यहाँ तक कि भाषाविदों को भी अपनी तरफ आकृष्ट किया, क्योंकि दलित साहित्य की जो भाषा थी या जो भाषा है उस भाषा के अंदर एक अलग तरह की जीवंतता है। इसीलिए हम लोग इस बात की चर्चा बार बार करते हैं कि साहित्य की जो संवेदना होती है उसके विस्तार में भाषा की सबसे बड़ी भूमिका होती है। आप देखेंगे कि स्वाधीनता के बाद से ही हिंदी साहित्य की भाषा में परिवर्तन आना शुरू हो गया था। नई कहानी, नई कविता या जो हिंदी के उपन्यास आ रहे थे या जो नाटक लिखे जा रहे थे, यहाँ तक कि कविता की दुनिया में भी भाषा पर तरह तरह के प्रयोग हो रहे थे भाषा के क्षेत्र में। और इसीलिए जब दलित साहित्य 1990 के बाद लगातार आना शुरू हुआ, खास करके दलित आत्मकथाएं या फिर आप दलित कविताएं या दलित कहानियाँ, इस पूरे साहित्य ने एक तरह से साहित्य की एक नई भाषा हमारे सामने रखी। और इसीलिए कहा जाता है कि दलित साहित्य का जो स्वभाव है कि उसमें एक तरह से सहानुभूति पर सबसे अधिक जोर देने की बात होती है। यहाँ पर जो बहस का बार बार होती है कि जो सहानुभूति का साहित्य लिखा जाता है उसकी भाषा में एक खास तरह की बनावटपन होती है। लेकिन दलित साहित्य में जो सहानुभूति का जो सवाल था, जिसने इस साहित्य को सबसे अधिक महत्व दिया, उसके कारण इसकी भाषा में भी एक अलग तरह का अपनापन, अलग तरह की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। और जाहिर है कि जिस पर बातचीत करना बहुत ही रोचक है। सबसे बड़ी बात जो दिखाई पड़ती है दलित साहित्य पर हम जब विचार करते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी भाषा वैसी सामान्य भाषा नहीं है जैसे कि सामान्य साहित्य की भाषा होती है। इसकी भाषा में एक अलग तरह की जटिलता है और उस जटिलता के पीछे कहा जा सकता है कि जो एक तरह से हमारा दलित समाज है या भारतीय समाज की जो संरचना है और उसमें दलित समाज की भी जो संरचना है, ये दोनों के बीच इस तरह से अंतर संबंध और एक तरह से कहते हैं कि जहाँ संबंध काफ़ी अच्छे होते हैं या काफ़ी प्रगाढ़ होते हैं या काफ़ी मतलब नज़दीकी होते हैं, वहीं पर सबसे अधिक जटिलता भी दिखलाई पड़ती है। और इसीलिए दलित लेखकों ने भी भाषा के स्तर पर जब कहानियाँ रची या कविताएं लिखनी शुरू की या उपन्यास लिखा या आत्मकथा या नाटक लिखे, तो देखा गया कि धीरे धीरे साहित्य की एक भाषा नए तरह से बनती जा रही थी। और इसीलिए दलित साहित्य की जो भाषा सबसे अधिक जो विशेषता दिखाई पड़ती है कि दलित साहित्य की भाषा में जो सामाजिक जो वर्चस्व था पारंपरिक साहित्य का, या उसी तरह से एक तरह से जो एक तरह से खास तरह का संस्कृतपन दिखाई दे रहा था, एक तरह से पारंपरिक साहित्य में आग्रह था खास करके हिंदी भाषा में कि भाषा बहुत शुद्ध होना चाहिए, बहुत नैतिक होनी चाहिए, असली नहीं होनी चाहिए। तो इन समस्त सवालों को लेकर के दलित साहित्य ने एक अलग तरह का मतलब तेवर दिखाया और उस तेवर में, उस संरचना में एक भाषा की नई जीवंतता दिखाई पड़ी। आप गौर करेंगे कि भाषा और परिवेश का बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। कहा जाता है कि जो मनुष्य समाज होता है वो एक खास इलाके में रहता है, वहाँ की मिट्टी अलग होती है, वहाँ की हवा अलग होती है, वहाँ का पानी अलग होता है, यहाँ तक कि वहाँ का आसमान भी लोग कहते हैं अलग होता है। और जब हवा, पानी, मिट्टी, आसमान सब कुछ अलग हो तो जाहिर है कि जो वहाँ पर जीव होंगे, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, उसकी एक अलग अलग बनावट दिखाई पड़ती है।
और इसीलिए खास करके दलित साहित्य की जब चर्चा होती है तो कहा जाता है कि दलित समाज का जो परिवेश है, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ की जो हवा है, वहाँ का जो पानी है, वहाँ की जो मिट्टी है, उसमें एक अलग तरह का मतलब अलग तरह की संरचना या रचना दिखाई पड़ती है। और इसीलिए कहा जाता है कि दलित साहित्य के जब लेखकों ने लिखना शुरू किया तो उनके साहित्य में सिर्फ पाठ ही नहीं बदले या संवेदनाएं ही नहीं बदली, बल्कि अभिव्यक्ति का जो एक तरह से माध्यम था, जिसे साहित्य के क्षेत्र में भाषा कहा जाता है, वह भी धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ, जिसका नतीजा निकला कि धीरे धीरे मतलब एक ऐसी भाषा दिखाई पड़ी जिसमें लग रहा था कि एक आग है, मतलब काफ़ी मतलब उग्र प्रतिरोध की चेतना दिखाई पड़ती है। और इसीलिए जिसकी तरह मार्क्सवादी विचारक बार बार कहते हैं कि भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि वह हमारे सामाजिक व्यवहार या हमारी चेतना का भी सबसे बड़ा कारक है। तो दलित साहित्य में ऐसा दिखाई पड़ा। आप गौर करेंगे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक कथन मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जिससे इस बात का और अंदाजा लगाया जा सकता है। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि यातनाओं से उपजी आक्रोशित भाषा एवं तेज हथियार की तरह भीतर तक झकझोर देती है। दलित समाज की बोली बानी के ऐसे अनेक शब्द प्रकट होते हैं जिनसे साहित्य अनभिज्ञ था। यह दलित साहित्य को ताजगी देता है और भाषा की जड़ता भी टूटती है। मतलब दलित लेखक जो भाषा लेकर के आते हैं, उसके बारे में वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि यह भाषा ऐसी थी जिसमें आक्रोश था, जिसमें उग्रता थी, जिसमें तेवर था, और एक तरह से हथियार की तरह यह भाषा हमला करती है सामने वाले पर, और कहीं ना कहीं अंदर तक चोट करती है, अंदर तक घायल करती है। और इसीलिए जब एक तरह से जब भाषा को लेकर बहस होती है दलित साहित्य की, तो उसको लेकर के काफ़ी आरोप और प्रत्यारोप भी लगाए जाते हैं। आप गौर करेंगे कि जो एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि दलित लेखकों ने एक तरह से भाषा के स्तर पर क्या काम किया। जैसे मैं आपसे कह रहा था शुरू में कि जो समाज होता है, समाज की संरचना होती है, उसके कुछ प्रभावशाली कारक होते हैं, और यह हर समाज के साथ दिखाई पड़ता है। और जो समाज की संरचना की जो जटिलता होती है, उसको दो चीज़ें सबसे अधिक प्रभावित करती है। एक जो सामंतवाद है, दूसरा जो ब्राह्मणिज्म है, खास करके भारतीय समाज के प्रसंग में। तो इसीलिए भारतीय जितनी भी परंपराएं भारत की है, चाहे साहित्य की परंपरा हो या कला की परंपरा हो या एक तरह से धर्म या संस्कृतियां की हो, आप देखेंगे कि इन समस्त परंपराओं पर जो भारतीय समाज में जो सामंतवाद का जो एक तरह से जो टूल्स रहे हैं, या फिर जो ब्राह्मणवाद के जो टूल्स रहे हैं, उन सब का गहरा असर हर चीज़ पर दिखाई पड़ता है। यहाँ तक कि हमारी बोली बानी पर भी मतलब उसका असर दिखाई पड़ता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब दलित लेखकों ने लिखना शुरू किया तो इन लोगों ने इन्हीं दोनों टूल्स पर सबसे अधिक हमले किए। खास तौर से जो सामंतवाद के जो टूल्स थे, जिसमें एक तरह से वर्चस्व की चेतना दिखाई पड़ती थी कि हाँ, ताकत कुछ खास लोगों के पास ही है, या फिर कहा जाता है कि ज्ञान भी कुछ खास लोगों के पास है। जैसे ब्राह्मण के पास ज्ञान है और क्षत्रिय या एक तरह से सामंती समाज के पास ताकत है। तो कहीं ना कहीं दलित साहित्य ने या दलित लेखकों ने यह जो सामंतवाद के जो चिन्ह थे या ब्राह्मणवाद के जो चिन्ह थे, ये जहाँ जहाँ दिखाई दे रहे थे, उन पर एक तरह से हमला करना शुरू किया। उनको एक तरह से अपने बहस का, अपने विवेचन का विषय बनाया। और इसीलिए कहा जाता है कि सबसे अधिक दलित लेखकों ने जिस संस्कृति पर हमला किया वो ब्राह्मणवादी संस्कृति थी, जिसको जो एक तरह से भाषा को मानते थे कि भाषा बहुत शुद्ध होना चाहिए, और उसमें भी अगर भाषा संस्कृत हो तो क्या कहना, मतलब संस्कृत भाषा एक तरह से मतलब सबसे समाज में अगर किसी को प्रतिष्ठित होना है तो उसको संस्कृत में बोलना का मतलब कि आप बहुत ज्ञानी है। तो इस ज्ञान के वर्चस्व को एक तरह से दलित लेखकों ने एक सामान्य या जन भाषा के जरिए उसको तोड़ने की कोशिश की। और इसीलिए कहा जाता है कि दलित साहित्य की जो भाषा है, ठीक उसी प्रकार जब हिंदी में समानांतर साहित्य का आंदोलन शुरू हुआ 1970 के बाद, खासकर नक्सल मूवमेंट के बाद या नक्सल आंदोलन के बाद, तो कहीं ना कहीं जो समानांतर साहित्य था, उस समानांतर साहित्य ने आम आदमी के सवाल को साहित्य के केंद्र में खड़ा किया। और जब आम आदमी का सवाल आया तो फिर आम आदमी की भाषा भी साहित्य की भाषा बननी शुरू हुई। मुझे बार बार लगता है कि कई बार जो दलित साहित्य पर आरोप लगता है, तो हम लोग देखते हैं कि जो समानांतर कथा आंदोलन है या कहानी आंदोलन है या समानांतर फिल्में भी है, तो उसमें भी एक तरह से जो भाषा दिखाई पड़ती है, उसमें भी आप यह नहीं कह सकते कि उसमें वो काफ़ी भाषा काफ़ी नैतिक है, काफ़ी सलील भाषा है, काफ़ी मतलब उच्च श्रेष्ठ भाषा है।
और श्रेष्ठ भाषा की जो पैमाना जो हमने तय कर रखे हैं कि वो काफ़ी संस्कृत निष्ठ होगा, वो सामाजिक तिरस्कार नहीं करेगा, चाहे समाज में कितना भी अपमान हो, उत्पीड़न हो, वह उसको एक तरह से मतलब हाईलाइट नहीं करेगा। लेकिन दलित लेखक ने क्या किया? दलित लेखकों ने सबसे बड़ा काम किया कि जो समाज की भाषा थी यथावत उस भाषा को साहित्य की भाषा बनाया और उसमें एक तरह से बहुत फेरफार नहीं किया। आप देखेंगे कि हिंदी के एक बहुत अच्छे कवि और लेखक हैं जयप्रकाश कर्दम। उन्होंने एक कविता लिखी, मुझसे जन की भाषा में बतियाओ। अब उनकी कविता की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखूंगा तो इसे और भी पता चलेगा कि दलित लेखक जिस सामाजिक परिवेश और भाषा के रचाव और जुड़ाव की बात करते हैं तो उसमें आखिर क्या 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 तत्व दिखाई पड़ता है। इस कविता में जयप्रकाश कर्दम लिखते हैं कि मेरे दोस्त मेरे लिए उस भाषा में शुभकामनाएं मत करो, मेरे दोस्त मेरे लिए उस भाषा में शुभकामनाएं मत करो जो भाषा कभी मेरी नहीं रही, जिसके लिए रहा मैं सदैव अंत्यज अस्पृश्य। मुझे नफरत है उस भाषा के संस्कारों से, उसके शास्त्रीय सरोकारों से। अब जयप्रकाश कर्दम जिस बात का उल्लेख यहाँ करते हैं कि उन्हें वैसी भाषा से मतलब एक तरह से नफरत है जिस भाषा में जिसका संबंध शास्त्रीय सरोकारों से है, क्योंकि कहते हैं कि वह हमारी भाषा नहीं, हमारी अपनी भाषा नहीं है और हम तो उस भाषा में विचार करना चाहते हैं, उस भाषा में सोचना चाहते हैं या उस भाषा में लिखना और पढ़ना चाहते हैं जो एक तरह से जनता की भाषा हो, जो सामान्य समाज की भाषा हो। और इसीलिए एक तरह से कहिए कि दलित लेखकों ने जो उनका सामाजिक परिवेश था, जो भाषा उनकी ज़िंदगी से निकल करके आ रही थी, उसी भाषा को एक तरह से साहित्य की भाषा बनाने का प्रयास किया। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि 90 के बाद एक तरह से साहित्य की भाषा में जो परिवर्तन दिखाई पड़ता है वह एक अलग मतलब जीवंत अनुभव था भाषा को लेकर के। और दलित साहित्यकारों ने संस्कृत भाषा के साथ साथ संस्कृत काव्य शास्त्र के जो सिद्धांत थे एक तरह से उसका भी प्रतिकार किया। और चूंकि प्रतिकार किया इसीलिए वहाँ पर जो भी मानदंड थे भाषा के कि भाषा में अभिधा लक्षणा व्यंजना होती है या भाषा में एक तरह से अर्थ सष्ठव होता है, तो ये इन सारी चीज़ों का एक तरह से उन्होंने बहिष्कार किया। और कहा जा सकता है कि शास्त्रीय परंपरा जो एक तरह से भाषा की बनी आ रही थी साहित्य की, उसको तोड़ा। आप गौर करेंगे कि लेखक ने, दलित लेखकों ने एक तरह से कि कहा जाता है कि जो परिवेश और जो संस्कृतियाँ बनती है उसके पीछे कहीं ना कहीं मतलब हमारा माइंडसेट, हमारा मन, उसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। और इसीलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि भाषा को लेकर के कहते हैं कि मेरी कुछ मान्यताएं हैं और फिर कहते हैं कि शास्त्रीयता की जो कृत्रिमता है वह मुझे असहज लगती है, इसलिए आकर्षित नहीं करती। मैं कारखाने में काम करता हूँ, मेरा संपर्क हर समय सामान्य आम लोगों से होता है। इसका मतलब कि दलित लेखक बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो सामाजिक सरोकार है, हम जिन समाज के जिन लोगों से हम बातचीत करते हैं वे बिल्कुल आम आदमी हैं, उनकी भाषा बिल्कुल आम है, बिल्कुल सहज और सरल है। और इसीलिए कहते हैं कि जो छुट्टी का दिन भी हमारा होता है वो हमारे अपने समाज के बीच बीतता है, अपने मोहल्ले में बीतता है, अपने गांव में बीतता है, तो वहाँ की भाषा भी बिल्कुल सामान्य भाषा है। तो हम क्यों नहीं साहित्य में उस भाषा को लेकर के आएँ। और कहते हैं उनके बगैर मेरे लेखन, मेरे जीवन का कोई और औचित्य नहीं है, ये लोग मेरी प्रेरणा हैं, इन्हीं से मेरी भाषा और मेरा कथ्य निर्मित होता है या बनता है। यह ओम प्रकाश वाल्मीकि का ही सवाल नहीं है, बल्कि जितने दलित लेखक हैं बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा जो सामाजिक सरोकार है, जिनके साथ हम बोलते हैं, जिनके साथ हम बतियाते हैं, वह एक तरह से हमारी भाषा का, हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। उसको हम साहित्य से ऐसे अलग कैसे कर सकते हैं और किस प्रकार करेंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो दलित लेखकों ने जो काम किया वो एक बड़ा काम किया। और इसीलिए दलित साहित्य की भाषा में कई तरह की विविधता दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए कि जो हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि एक तरह से दलित साहित्य में यह जो भाषिक जो विविधता है किस तरह की है, उसको कैसे देखने की कोशिश की जाए। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि हर समाज की एक अलग भाषा होती है। कई बार आप गौर करेंगे कि हिंदी समाज एक बड़ा समाज है, लेकिन दिल्ली के हिंदी समाज की जो भाषा है वही भाषा उत्तर प्रदेश के हिंदी समाज की नहीं है, या वही भाषा बिहार के समाज की नहीं है, या वही भाषा एक तरह से मतलब मध्य प्रदेश की नहीं है।
और कहा जाता है कि एक जो क्षेत्र होता है, ज्योग्राफिकल जो क्षेत्र होता है, जो भौगोलिक जो क्षेत्र होता है, वहाँ की भी जो भाषा होती है और वहाँ का भी जो पूरा तेवर होता है, उसका एक अलग अपना एक खास संरचना होती है। कहने का अर्थ कि अगर एक लेखक अगर बिहार से आ रहा है, बिहार के भोजपुर प्रांत से, और मान लीजिए कि बक्सर आरा के क्षेत्र से आ रहा है, तो उसकी रचनाओं पर या उसकी जो भाषा की जो संरचना है वही नहीं होगी जो एक तरह से उत्तर प्रदेश के बनारस या अवध के इलाके से आए दलित लेखक की होगी, या उत्तरांचल का जो इलाका है जहाँ से दलित लेखक, बहुत सारे दलित लेखक हिंदी में दिखलाई पड़ते हैं, ईस्टर्न यूपी से, या फिर इसी प्रकार हरियाणा से जो लेखक होंगे उनकी भाषा बिल्कुल अलग होगी। कहने का अर्थ कि लेखक की जो भाषा होती है उस भाषा का एक अलग सामाजिक सरोकार होता है और उससे परे आप भाषा की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यह जो भाषिक विविधता दलित लेखन में दिखाई पड़ती है, इसको हम लोग 2-3 तरह से खासकर पाठों को लेकर समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए ओम प्रकाश वाल्मीकि के जूठन की हम चर्चा करते हैं। जूठन हिंदी का सबसे प्रतिष्ठित एक तरह से दलित आत्मकथा है। वो विश्वविद्यालय के अनेक पाठ्यक्रमों में उसकी पढ़ाई होती है, हिंदी का जो पाठ्यक्रम है दलित का। अब जूठन की भाषा पर जब हम चर्चा करेंगे तो कहा जाता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का लंबा समय देहरादून में बीता, लेकिन उनका जन्म हुआ था मुजफ्फरनगर जनपद के एक सामान्य गांव है, उस गांव का नाम कहा जाता है कि बरला गांव है। बरला गांव में उनका जन्म हुआ था, उनका बचपन उसी गांव में बीता, फिर वहां बड़े हुए और उसके बाद पढ़ाई लिखाई या किन्हीं कारणों से देहरादून आना हुआ। फिर वहां उनका एक तरह से उनके सामाजिकरण और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन वाल्मीकि जी की, इसीलिए वाल्मीकि जी की भाषा का जो 2 तेवर दिखाई पड़ता है। एक भाषा जो दलित समाज की भाषा है, जो उनके समाज के बीच, आपस के लोगों के बीच बोली जाती है, और इसी प्रकार कहा जाता है कि जो दूसरी भाषा है, खास करके वाल्मीकि जी के साहित्य की भाषा जो दिखाई पड़ती है, तो जो दूसरी भाषा है उस भाषा में आप गौर करेंगे कि जो देहरादून में वाल्मीकि जी देहरादून में रहे, जबलपुर में रहे, भारत के अनेक हिस्सों में रहे ओम प्रकाश वाल्मीकि, दिल्ली में भी आते जाते रहे। तो इसीलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो भाषा है उस भाषा पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि ग्रामीण जो दलित समाज है, और ख़ास करके मुजफ्फरनगर जनपद के आसपास का जो दलित समाज जो ज़बान बोलता है, वह ज़बान और भाषा उनकी रचनाओं पर दिखाई पड़ता है। जैसे उनका एक कथन मैं रख रहा हूँ आपके सामने जूठन का। जूठन में ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं, एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण हम लोग लेते हैं वहाँ से कि इब तो सब खाना खा के चले गए, हमारे जातकों को भी एक पत्तल पर धर के कुछ दे दो, वो भी तो इसी दिन के इंतजार कर रहे थे। अब ये जो भाषा की जो पूरी संरचना है, इसमें आप देखेंगे कि 3-4 चीज़ों का असर दिखाई पड़ेगा। एक तरह से जो वह उत्तर प्रदेश का जो मुजफ्फरनगर का जो इलाका है और वहाँ की जो भाषा है, और जो एक तरह से जो बोलचाल का जो एक तरह से लहजा होता है, खास करके दलित समाज के बीच का या फिर गांव के समाज का, उसका पूरा असर दिखाई पड़ता है। या इसी तरह से स्वराज सिंह बेचैन की जो आत्मकथा है मेरा बचपन मेरे कंधों पर, तो वहाँ पर भी देखेंगे कि वाल्मीकि जी की भाषा से थोड़ा मिलती जुलती भाषा उनकी है। जैसे लिखते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की तरह स्वराज सिंह बेचैन भी कि तेरो बाप मर चुको है, वो मेरी सुनत को अब कबो लौट के नए आवेगा समझे, मैं तेरी कोई जिद पूरी नए कर पाऊंगी, अब तो अपनी जिंदगी अपनी कमाई में गुजारनी है, जिद छोड़ कुछ चीज सीख ले, कछु नहीं तो साइकिल में पिंजर जोड़ना ही सीख ले। कहने का अर्थ कि यह जो भाषा की जो पूरी बनावट है उसमें स्थानीय संस्कृति के जो बहुत सारे संकेत हैं, जो एक तरह से जो व्यापारिक जो गतिशीलता होती है, एक जो जीवन जीने का जो एक तरह से भौगोलिक जो एक तरह से स्थितियां होती हैं, इन सब का असर दिखाई पड़ता है। और इसी तरह से कहा जाता है कि इस पूरी की पूरी भाषा में एक तरह से ये पूरी की पूरी भाषा गांव की भाषा है, ग्रामीण समाज की भाषा है। और जाहिर है कि इससे यह भी पता चलता है कि ग्रामीण समाज एक अलग तरह की ज़बान बोलता है, अलग तरह की भाषा बोलता है। इसी प्रकार सूरजपाल चौहान का जब तिरस्कृत आप पढ़ेंगे आत्मकथा, तो वहाँ पर सूरजपाल चौहान कहते हैं कि लिखते हैं कि का करोगे, अरे भुला गए वो सब खचेरा भंगिया को, जो बात करत में तुम पे जूता चलाओ,
वाकई ही भैया रहता है का मकान बना रहे हैं और तुम चुपचाप तमाशा देख रहे हो। अरे कुछ करो, पीछे से हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस पूरी भाषा में एक सपोर्ट शब्द भी आ जाता है। सपोर्ट का मतलब अंग्रेजी का जो सपोर्ट शब्द है वह इस भाषा में दिखाई पड़ता है। इससे यह भी पता चलता है कि कई सारे लेखक ऐसे हैं, दलित लेखक हैं, जो एक तरह से जिन्होंने पढ़ाई लिखाई अपनी अच्छी तरह से पूरी की, अंग्रेजी भी पढ़ा और अंग्रेजी पढ़ करके या पढ़ाई लिखाई पूरी करके एक तरह से साहित्य के क्षेत्र में आए, तो उनकी भाषा पर एक तरह से मतलब आपको दिखाई पड़ेगा कि हाँ, अंग्रेजी का प्रभाव या उसके साथ ही जो हिंदी है या फिर जो दूसरी भाषाएं हैं खड़ी बोली का उसका असर दिखाई पड़ता है। लेकिन फिर जब आप सुशीला टागभोरे की भाषा को देखते हैं तो उनकी भाषा पर दक्षिण भारत या दक्षिणी हिंदी का उतना असर तो नहीं, लेकिन दक्षिण में नागपुर के आसपास की जो नागपुरिया हिंदी है और उसमें जो मतलब नागपुरिया हिंदी में या कहे कि महाराष्ट्र की जो हिंदी है उसमें उसके जो शब्द हैं सामाजिक संबंधों को दिखाने वाले, उसका असर दिखाई पड़ता है। जैसे सुशीला टागभोरे शिकंजे के दर्द में लिखती हैं कि क्यों बाई जय सिखाओ को तुम अपने बच्चों को, एक दिन हमारे मूड पर सूतने की कह देना। तुम्हारे नज़दीक रहते हैं तो क्या हमारा कोई धर्म काम नहीं है? क्या मर्जी है तुम्हारी, साफ साफ कह दो। अब यह जो पूरा बाई कहने का या ऐसे जो साफ साफ कह दो, तो यह वही भाषा नहीं है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा की भाषा है। तो इस तरह से हम कहा जा सकता है कि दलित साहित्य या दलित लेखक जितने लोकेशन से आते हैं, जितने उनके डेमोग्राफिकल एरिया है, कोई उत्तर भारत का है, कोई दक्षिण भारत का है, कोई पूर्वी भारत का है, कोई पश्चिमी भारत का है, तो यह जो भाषाई जो विविधता है हर प्रदेश की, वह दलित लेखन पर दिखाई पड़ती है। और इसीलिए लेकिन एक बात हमें बार बार इस पर गौर करना चाहिए कि अधिकांश हिंदी के दलित लेखक जो हैं उत्तर प्रदेश से आते हैं और उसमें भी एक तरह से मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तरी उत्तर प्रदेश जो अब एक तरह से थोड़ा सा मतलब उत्तराखंड का उत्तरांचल का इलाका बन गया, वहाँ से आते हैं। तो वहाँ पर वो उनका सारा उनकी भाषाई संरचना में सारा वो प्रभाव दिखाई पड़ता है। जैसे मान लीजिए मोहनदास नैमिषारण्य की आप अपने अपने पिंजरे आत्मकथा को पढ़ेंगे तो वहाँ पर उनकी भाषा थोड़ा सा नैमिषारण्य जी का अधिकांश समय दिल्ली में बीता, तो दिल्ली एक पढ़े लिखे समाज की भाषा है, हरियाणवी का असर यहाँ पर है, लेकिन फिर भी उनकी भाषा बिल्कुल अन्य दलित लेखों से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ती है। जैसे वो लिखते हैं, अरे अरे पढ़ लिख कर क्या तू लाट गवर्नर बन जाएगा, गांठेगा तो यही लितरे। इसका मतलब कि वह यह कहना चाह रही, इस पूरी भाषा का अर्थ में यह ध्वनित होता है कि कैसे एक शहर का दलित लेखक जब शहर के समाज के बारे में लिखता है और अपने समाज दलित समाज के बारे में लिखता है तो कहता है कि पढ़ लिख के क्या हो जाएगा, आखिर हमें गांठना तो वही है, करना तो वही है जो हमारा जन्मजात पेशा है। तो आप कह सकते हैं कई बार कि ये दलित लेखक इस तरह की जो संरचनाएं हैं अपने भाषा के जरिए एक तरह से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, या कहिए कि वो ज्ञान की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए जब जयप्रकाश कर्दम के छप्पर की भाषा हम पढ़ते हैं या छप्पर में जो भी सामाजिक संकेत हैं या जो सामाजिक संरचनाएं हैं उसकी तरफ जब गौर करते हैं तो वहाँ ये तत्व हमें दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे तू ठीक कहता है रमिया, हम बिल्कुल अकेले हैं यहाँ और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। गांव में पूरी बिरादरी में चाहे कोई कितना भी मजबूर और परेशान रहे हो, लेकिन भूख से मरते नहीं देखा कभी किसी को। गांव में तो बिना मांगे ही मदद करते हैं लोग एक दूसरे की। हम भी गांव में यदि होते तो और चाहे जो होता हमारा, लेकिन कम से कम भूखे तो नहीं मरते हम। कहने का अर्थ कि वाल्मीकि जी की तरह जयप्रकाश कर्दम कुछ संकेत करते हैं कि जब दलित समाज का माइग्रेशन गांव से शहर की तरफ होता है तो वहीं गांव का दलित पात्र जो गांव में एक तरह से ग्रामीण समाज की भाषा बोलता है, जब शहर में आता है या शहर के करीब किसी कॉलोनी में रहता है तो वहाँ पर उसकी भाषा में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है और फिर वह आधा शहर और आधा गांव दोनों मिला करके एक मिश्रित बोली में बातचीत करना शुरू कर देता है, जो छप्पर की भाषा में जो दिखाई पड़ता है। और इसीलिए एक तरह से एन सिंह जैसे जो अंग्रेजी के अध्यापक थे लेकिन उन्होंने दलित साहित्य पर काफ़ी गंभीरता से काम किया। एन सिंह कहते हैं कि दलित साहित्य की भाषा सने सने प्रांजल और परिष्कृत होती जा रही है।
मतलब वो भाषा ठहरी हुई नहीं है, भाषा में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। और इसीलिए हमें इस बात पर मतलब यद्यपि आरोप बहुत सारे लगते हैं दलित साहित्य की भाषा पर कि इस भाषा में मतलब काफ़ी डिस्क्रिप्टिव भाषा, वर्णनात्मक भाषा है, इस भाषा में अश्लीलता है, इसमें गालियां हैं, ये सारे आरोप दलित साहित्य के जो समर्थक नहीं हैं या वो नहीं चाहते हैं कि दलित साहित्य इस तरह से आए, तो वे एक तरह से जब दलित साहित्य का विरोध करते हैं तो ये भाषा को लेकर के सबसे अधिक आरोप लगाते हैं। लेकिन मुझे बार बार लगता है कि यही चीज़ दलित साहित्य की ताकत भी है। जिस डिस्क्रिप्शंस को, जिस वर्णनात्मकता को आप दलित साहित्य की भाषा के जरिए सबसे बड़ी कमजोरी बताते हैं, कई बार लगता है कि वो दलित साहित्य की ताकत है। या जिस नैतिकता या अश्लील भाषा की चर्चा आप करते हैं तो कई बार लगता है कि वह उससे साहित्य की ताकत है। या जो एक तरह से कहिए कि जो चीज़ें मतलब कई बार कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे बहुत काम की नहीं होती है, लेकिन जब जो समाजशास्त्री होते हैं, जो भाषा के विद होते हैं, जब इस तरह से विभिन्न समाज की भाषा या एक ही समाज में अनेक तरह के सामाजिक परिवेश शायलों की अनेक तरह की भाषाएं दिखाई पड़ती है, तो उनके लिए आकर्षण का विषय होता है कि अरे एक दलित साहित्य में इतने तरह की विविधता दिखाई पड़ती है। और तब उसका एनालिसिस करते हैं तो लगता है कि हाँ, ये तो मतलब एक लिंग्विस्टिक के लिए एक तो भाषा की पूरी खान है जिसके सहारे वो पूरे भाषिकता के सहारे पूरे समाज का अध्ययन कर सकते हैं। और इसीलिए मुझे बार बार लगता है कि दलित साहित्य की इन भाषा की विशेषताओं पर भी इसको विशेषता मान करके इस पर बातचीत करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए दलित साहित्य की भाषा की एक जो सबसे बड़ा आरोप लगता है काफ़ी वर्णनात्मकता है। अगर हम इसको दलित साहित्य की विशेषता मान लें तो हमें क्या दिखाई पड़ता है? आप देखेंगे कि चाहे वाल्मीकि जी का जूठन हो या तुलसी राम की मुर्दहिया या मणिकर्णिका, इन या मोहनदास नरमेश राय का अपने अपने पिंजरे या शिवराज सिंह बेचैन का मेरा बचपन मेरे कंधों पर, या सुशीला टाकभोरी की मतलब आत्मकथा हो या कौशल्या बसंतरी का उपन्यास दोहरा अभिशाप, जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि उसमें जो डिस्क्रिप्शन जो दिखाई पड़ता है, जो वर्णनात्मकता दिखाई पड़ती है, वह काफ़ी अलग तरह की है। और वह एक तरह से जो समाजशास्त्री हैं, समाजशास्त्री बार बार कहते हैं कि हमें ऐसा साहित्य काम करने के लिए बाध्य करता है जिसमें काफ़ी डिस्क्रिप्शंस हो, काफ़ी विवरण हो, काफ़ी वर्णनात्मकता हो। और ऐसा क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि ऐसा होने पर लगता है कि हाँ, हम उस समाज का ठीक ठाक अध्ययन कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाजशास्त्री यह भी संकेत करते हैं कि जो वर्णनात्मकता होती है वह समाज के अध्ययन में मदद करती है। अब जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि के जूठन का एक हिस्सा सुनिए। वाल्मीकि जी जूठन में लिखते हैं कि जोहड़ी के किनारे पर चूहड़ों के मकान थे, जिनके पीछे गांव भर की औरतें, जवान लड़कियां, यहाँ तक कि नई नवेली दुल्हनें भी इस डब्बों वाली के किनारे खुले में टट्टी फरागत के लिए बैठ जाती थी। इसी जगह गांव भर के लड़ाई झगड़े गोलमेज कॉन्फ्रेंस की शक्ल में चर्चित होते थे। चारों तरफ गंदगी भरी रहती थी। ऐसी दुर्गंध की मिनट भर में सांस घुट जाए। तंग गलियों में घूमते सुअर, नंग धड़ंग बच्चे, कुत्ते, रोजमर्रा के झगड़े, बस यह था वातावरण जिसमें बचपन बीता। अब ये पूरा जो डिस्क्रिप्शंस है, यह एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है मतलब बताने की। लेकिन जब आप इसका अध्ययन करते हैं तो लगता है कि एक लेखक मतलब एक समाजशास्त्री के लिए, एक भाषा के विद्वान के लिए कितनी तरह की सामग्री दे रहा है। वह कह रहा है कि दलित समाज में क्या क्या होता है। उनका लोकेशंस होता है जहाँ पर वो दैनिक क्रिया करते हैं, वहाँ पर महिलाएं भी होती है, सारे गांव के लोग होते हैं। या इसी तरह से उनकी गलियाँ कैसी होती है, गलियों में कैसे सुअर घूमते रहते हैं। तो ये मतलब कहने का मतलब कि यह डिस्क्रिप्शन यह भी बताता है कि दलित समाज के साथ मतलब जो जैसे आप किसी सभ्य समाज या ब्राह्मण समाज के का जो मोहल्ला होगा वहाँ पर आपको गाय दिखाई पड़ेगी या बैल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वहीं दलित समाज का जब मोहल्ले में जाएंगे तो वहाँ पर सुअर दिखाई पड़ेंगे। सुअर ठीक है गंदगी के प्रतीक होते हैं, लेकिन वही सुअर एक तरह से वहाँ के समाज के जीवन यापन के भी मतलब तरीका उनका होता है कि सर्वाइवल भी उसी सुअर के आधार पर करते हैं। हर समाज की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, उसकी अपनी विशेषताएं होती है, और कहीं ना कहीं भाषा की जो निर्मिति होती है उसमें इन सब की भूमिका होती है। आप देखेंगे कि जो मैं चर्चा कर रहा था कि कैसे दलित लेखक अपनी वर्णनात्मक भाषा के जरिए एक तरह से
पूरा दलित समाज के बारे में डाटा आपको देते जाते हैं। जैसे कौशल्या बैसंत्री का उपन्यास है दोहरा अभिशाप। दोहरा अभिशाप में कौशल्या बैसंत्री लिखती है कि बस्ती में 40-50 घरों के लिए एक नल होता था। बस्ती काफ़ी बड़ी थी। नल सवेरे 5 बजे खुलता था और 8 बजे बंद हो जाता था। शाम को फिर 5:30 बजे खुलता और फिर सिर्फ एक डेढ़ घंटे ही पानी आता था। लोग रात में 3 बजे से ही अपनी बारी के लिए बर्तन रखते थे। नल के आगे बर्तनों घड़ों की लाइनें लगी रहती थी। अब किसी गैर दलित विचारक के लिए हो सकता है कि ये किसी काम का नहीं हो, लेकिन जो आदमी दलित समाज का अध्ययन करना चाहता है, दलित समाज की भाषा का अध्ययन करना चाहता है, दलित समाज के से संबंधित डाटा का या तथ्यों का संग्रह करना चाहता है, तो उसके लिए तो ये भाषा अगर वर्णनात्मक नहीं हो तो फिर मतलब कोई सामग्री आपको अध्येता को नहीं मिल पाती है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से दलित साहित्य की जो भाषा की जो एक बड़ी विशेषता है वह वर्णनात्मकता है। इसी तरह से गालियों के बारे में कहा जाता है कि दलित साहित्य में काफ़ी गालियाँ दिखाई पड़ती हैं। कहा जाता है कि दलित साहित्य की भाषा की सबसे बड़ी कमज़ोर उसकी अश्लीलता है, लेकिन यह भी हम कह सकते हैं कि यही इस साहित्य की ताकत भी है। आप गौर करेंगे कि मान लीजिए कि जो समाज में मतलब जो बहुत पढ़ा लिखा समाज नहीं है, जिसे संस्कृति का ज्ञान नहीं है, या जिसे मतलब आपने ज्ञान की परंपरा से नहीं जोड़ा, या उसको एक तरह से बिल्कुल अपने सामाजिक जीवन की मुख्य धारा में मार्जिन पर रखा या हाशिए पर रखा, उस समाज से अब क्या आशा करेंगे कि वो बहुत सुसंस्कृत होगा या बहुत अच्छी भाषा बोलेगा। और इसीलिए एक तरह से मतलब कहा जाता है कि मतलब दलित लेखकों ने जो लिखा वह एक अलग तरह का, उसमें गालियाँ काफ़ी आई, क्योंकि इस समाज का मतलब आप कह सकते हैं कि सभ्य समाज भी गालियाँ देता है, वो अच्छी गालियाँ देता है। और आप कह सकते हैं कि दलित समाज के जो लोग होते हैं वो काफ़ी वहाँ पर भदेश गालियाँ होती है, जो बहुत मतलब अच्छी लोग को नहीं लगती है, या हो सकता है कि वो उनकी लोकल भाषा में होती है, इसलिए भी लोग को बहुत अपील नहीं करती है। अगर वही अंग्रेजी में गाली देते तो हो सकता था लोग को बहुत अच्छी लगती। और इसीलिए रामदास मिश्र जैसे लेखक जब दलित साहित्य की तारीफ़ करते हैं तो कहते हैं कि रामदास मिश्र कहते हैं कि वे दलित लेखक जो लिख रहे थे या लिख रहे हैं, उसकी कमजोरी को भी साहित्य की एक नई उपलब्धि मानकर उसके मूल्यांकन का नया आधार खोजा जाए, यह वांछित नहीं है। और इसीलिए हमें मानना चाहिए कि जो लिख रहे हैं उसी के आधार पर उनका मूल्यांकन हो। आप उससे अलग कोई डिमांड मत करिए कि मतलब कि वो बहुत अच्छी भाषा लिखें। आप देखेंगे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की तरह मोहनदास मिश्राय भी इस बात को कहते हैं कि हिंदू समाज में आदमी की कीमत उसकी जाति से आंकी जाती थी। हमें विशेष तौर पर चमार चूढ़े के नाम से संबोधित किया जाता था। मतलब जो गैर दलित समाज था, सवर्ण समाज था, वह दलित को जो संबोधित करता था तो उसको मनुष्य मानकर नहीं संबोधित करता था, उसको भी चमार चूढ़े के नाम से संबोधित करता था। तो फिर मोहनदास मिश्राय कहते हैं कि पर उनके संबोधन में के तौर तरीकों और भी घृणास्पद हुआ करते थे। उनके द्वारा कहे गए एक एक शब्द हमारे शरीर को छीलते थे, बीच बीच में वो गालियाँ भी देते थे। कहने का अर्थ कि दलित समाज के अंदर जो गाली की जो प्रयोग की जो परंपरा दिखाई पड़ती है, अगर आप मोहनदास मिश्राय की बात माने तो कहा कि ये तो हमने सभ्य समाज से ही सीखा है। क्योंकि जो सभ्य समाज का जो दलित समाज के साथ जो सामाजिक संबंध बनता है, तो सभ्य समाज के लोग दलित समाज के साथ मतलब कभी भी आदर के साथ बात नहीं करते हैं। हमेशा सभ्य सवर्ण समाज जो होता है दलित समाज को गालियों से संबोधित करता है, और इसीलिए धीरे धीरे दलित समाज के अंदर भी ये गालियाँ एक तरह से उनके जीवन का अहम हिस्सा धीरे धीरे बनती गई। और इसीलिए एक तरह से मतलब आपको सूरजपाल चौहान की आत्मकथा में या ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा में एक तरह से आपको यह दिखाई पड़ेगा, मतलब काफ़ी गालियाँ दिखाई पड़ेगी। दलित साहित्य की भाषा की एक और बड़ी विशेषता है बिंब और प्रतीक है। दलित लेखक मतलब अपने रचनाओं में बिंब और प्रतीक, जो नई कविता नई कहानी की जो सबसे बड़ी विशेषता थी, वह दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित कविता के बिंब के बारे में कहते हैं कि दलित कविता में बिंब दलित जीवन की त्रासदी और उसके यथार्थ को व्यक्त करते हैं। दलित कविता में अंधेरा, आसपास के परिवेश में गंदगी की सड़ांध, सीलन भरे तंग मकान में सिसकती जिंदगी दलित जीवन के यथार्थ हैं और उनके जीवन के अविभाज्य घटक बन गए हैं। उन वस्तुओं को दृश्य बिंब के स्थान पर रखकर दलित कविता
इन्हीं वस्तुओं में अपने जीवन के प्रतिबिंबों को ढूंढती है। इसका मतलब कि जो दलित साहित्य में जो बहुत सारे जो बिंब हैं, जैसे सुशीला टागभोरे लिखती है कि गल चुकी मोमबत्तियाँ आज वह जंगल की आग है, बुझाए न बुझेगी, आग का दरिया बन जाएगी। अब सोचिए कैसे एक तरह से दलित समाज के अंदर जो विद्रोह की जो चेतना है, विद्रोह का जो भाव है, जो आग की तरह मतलब फैल रहा है, तो वही कहती है कि जो गल चुकी मोमबत्तियाँ मतलब एक तरह से उस पूरे दलित विद्रोह की एक तरह से का बिंब गढ़ती हैं ऐसी कविताएं। या ऐसे ही ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते हैं कि मुर्दा संस्कृति की लाश पर मडराती चिल जश्न मनाएगी, जिसके पंखों के माए में संस्कृति का तकिया बनाकर शिकारगाह में अथलेटा आदमखोर निकाल रहा है दांत में फंसे मांस के रेशे नुकीले खंजर से। अब यह जो कविता है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, इसका जब अध्ययन करेंगे आप तो लगेगा कि इसमें एक ऐसे मनुष्य समाज की परिकल्पना है जो दलित समाज के लिए एक तरह से मतलब विभत्स या राक्षस की तरह रहा है। दलित समाज उसको जब देखता है तो लगता है कि ये मनुष्य नहीं बल्कि राक्षस है, जो उसकी पूरी संस्कृति को, पूरी दलित अस्मिता को या पूरे दलित समाज को एक तरह से मतलब नष्ट कर देगा, उसका भक्षण कर लेगा। तो कहीं ना कहीं एक तरह से दलित समाज जो एक तरह से है मतलब इन चीज़ों को मानता है। अब देखेंगे कि इसी प्रकार मतलब दलित साहित्य में एक तरह से मतलब जो पूरा जब अध्ययन करेंगे तो लगता है कि दलित साहित्य में इसी तरह से मुहावरे भी हैं, कहावतें भी हैं। अब जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं कि आज जब मैं इन बातों के बारे में सोचता हूँ तो मन के भीतर कांटे उगने लगते हैं। ये कांटा उगना भी एक तरह का मुहावरा है। या इसी तरह से अनेक ऐसे मतलब चीज़ें दिखाई पड़ेगी जिससे लगता है कि मतलब, या मेरा बचपन मेरे कंधों पर में शिवराज सिंह बेचैन लिखते हैं, जब मैं पहुंचा तो चिता की आग ठंडी हो गई थी। तो दलित लेखक अपने जो लिख रहे हैं, जो रच रहे हैं, उनके साहित्य में एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनकी भाषा की बहुत सारी विशेषताएं हैं। वर्णनात्मकता भी उनकी भाषा की विशेषता है, बिंब और प्रतीक भी विशेषता है, गालियाँ भी उनके साहित्य की विशेषता हैं, मुहावरे कहावतें सारी चीज़ें हैं। कहा जा सकता है कि मतलब जिस बात की तरफ बरबराव जैसे कवि बार बार कहते थे कि जो अनगढ़पन का भी एक सौंदर्य होता है, और उस अनगढ़पन में या खुरदरेपन में जो आप जब तलाशेंगे तो वहाँ एक अलग तरह का सौंदर्य दिखाई पड़ता है। तो कहीं ना कहीं दलित साहित्य को आप अगर अनगढ़ साहित्य मानते हैं, अलग तरह का साहित्य मानते हैं, तो मान के चलिए कि जो मुख्य धारा की निगाह में जो दलित साहित्य बहुत अच्छा नहीं साहित्य है, उसकी भाषा बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जब आप उसी को एक तरह से अध्ययन करेंगे, उसको एक टेक्स्ट के रूप में अध्ययन करेंगे, पाठ के रूप में अध्ययन करेंगे, तब आपको लगता है कि दलित साहित्य अपनी भाषा के जरिए जो डाटा दे रहा है समाज वैज्ञानिकों के लिए, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक दलित आत्मकथा का बढ़िया से अध्ययन करके, उसकी भाषा का अध्ययन करके आप पूरे उस समाज के मानसिकता को, उस लोकेशंस को, उस डेमोग्राफिकल एरिया का ठीक ठाक आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो मित्रों, दलित साहित्य को मुझे लगता है कि उसकी भाषा को इसी नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। तब हमें उसमें बहुत सारे ऐसे सूत्र मिलेंगे जो एक तरह से सामाजिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और समाज वैज्ञानिकों के लिए भी अध्ययन के काफ़ी मतलब तथ्य उनको मुहैया कराते हैं। धन्यवाद।